तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कैसे हमारे सारे हाशिराज मिलकर कोकुशिबो को ओवर पावर कर देंगे। इस वीडियो के अंदर हमें हमारा गोट योरिची भी देखने को मिलने वाला है और योरिची वर्सेस कोकुशिबो की बैटल भी देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो इसी के साथ वेलकम इन इन्फिनिटी कैसल आर्क पार्ट 10। भाई 10 वीडियोस बना दी, यकीन ही नहीं हो रहा। जहां पे आज मैं टोटल 4 चैप्टर्स कवर करने वाला हूं, चैप्टर 172, 173, 174 और 175। अगर तुमने अभी तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स का मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके पहले वो देख लो। बाकी यार और टाइम हम वेस्ट नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 172 स्टार्ट होता है जहां पे हम देखते हैं कि कोकुशिबो ने अपने ब्लेड से जो इन पे स्लैशेस रिलीज किए थे उसकी वजह से हमारे सानमे की 2 उंगलियां कट जाती हैं। सानमे सोचता है मैं बेयरली ही रिएक्ट कर पाया, अगर हिमेजिमा सान ने अपनी चेन्स की मदद से उसके अटैक की रेंज को चेंज ना किया होता तो मेरी 2 उंगलियां नहीं, मेरे दोनों हाथ ही कट जाते। जितना मैं इसके बारे में सोचूंगा उतना ही मैं वीक हो जाऊंगा और थोड़े टाइम के बाद मैं सिर्फ एक बोझ बन के रह जाऊंगा। मेरा रेयर ब्लड भी काम नहीं कर रहा, ऊपर से ये मॉन्स्टर इतने बड़े ब्लेड को इतनी आसानी से घुमा रहा है। क्या मैं अगले अटैक को डॉज कर भी पाऊंगा? क्या मैं उसके ब्लेड को काट सकता हूं? और हम एक क्रो को देखते हैं जिसके ऊपर युइशिरो का पेपर लगा हुआ था और ये सारा कुछ हेडक्वार्टर्स के अंदर किरिया और उसकी बहनें देख रही थी। किरिया की बहन उससे कहती है कि हमें अपर मून के पास किसी और को भेजना चाहिए, गियू और तांजिरो वहां पर जा सकते हैं। किरिया कहता है नहीं, गियू और तांजिरो मुजान की तरफ जाएंगे। और रही बात अपर मून 1 की, तो मुझे यकीन है ग्योमे, सानमे, मुइचिरो और गेनिया उसे श्योरली हरा देंगे। हम फाइट में आते हैं जहां पे कोकुशिबो अपने ब्लेड को पीछे उठाता है। मून ब्रीथिंग, 7th फॉर्म, मिस फॉर्टून, मिरर, लूनर शाइन। ग्योमे सोचता है वो इतने डिस्टेंस से हम पे अटैक कर पा रहा है। मून ब्रीथिंग, 8th फॉर्म, लूनर, ओरोबोरोस। कोकुशिबो का ये अटैक सानमे के पैर पर लग जाता है। सानमे सोचता है मैं जब तक इसके पास नहीं जाऊंगा मैं इसके हेड पर एम नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत फास्ट है। मैं अपनी पूरी पावर सिर्फ अपने आप को बचाने में लगा रहा हूँ। मून ब्रीथिंग, 9th फॉर्म, डिसेंडिंग मून पर सीप्यूटल फेसिस। और ये अटैक सानमे की कमर पर लग जाता है। ग्योमे कहता है शिनाजुगावा। सानमे कहता है कि मेरे बारे में भूल जाओ। मून ब्रीथिंग, 10th फॉर्म, पियर्सिंग फेस, ले शाइनी मून। और ये अटैक सानमे के पास आ चुका था और ये सारे स्लैशेस सानमे की तरफ बढ़ने लगते हैं और सानमे को सिर्फ अपनी मौत नजर आ रही थी, मगर तभी वहां पे उसे कोई आके बचा लेता है। सानमे कहता है तोकितो बोलता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम अभी भी अपने दोनों हाथों से स्वॉर्ड को चला सकते हो। दूर खड़ा गेनिया इनकी फाइट देख रहा था और वो ये सोचता है क्या मैं काम आ पाऊंगा? अगर उसने मुझे पहले की तरह काट दिया, मैं स्ट्रॉन्ग होता, अगर मैं एक हाशिरा होता। मैं बस अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं इस चीज से डरता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को नहीं बचा पाऊंगा। मैं कमजोर हूँ, कमजोर होना कितना बुरा है। तभी उसे तांजिरो की एक बात याद आती है जहाँ पे तांजिरो कहता है कि फाइट में कमजोर के पास ही सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है। ये तब हुआ था जब मैं अपर 6 से लड़ा, मैं वीक था इसीलिए मैं सिचुएशन को चेंज कर पाया। हमारा दुश्मन हर किसी पे ध्यान नहीं दे सकता, जब वो एक साथ लड़ाई करता है तो दुश्मन हमें कैटेगरी में बांट देता है। वो उन पर ध्यान देगा जो स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हारा ओपोनेंट तुम पर ध्यान नहीं देगा और इसी बात का फायदा उठाकर तुम एक अटैक कर सकते हो जो पूरी बाजी ही पलट देगा। गेनिया सोचता है क्या तुम्हें सच में लगता है तांजिरो मैं ये कर सकता हूँ? गेनिया इधर कोकुशिबो के ब्लेड को निकालता है। अनाकी को मरने नहीं दूंगा, ना ही अपने मास्टर और ना ही अपने दोस्तों को। मैं इसे तब खाना चाहता था जब वो मुझे फिर से काटता। और यहाँ पर गेनिया उसके ब्लेड को खा लेता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। चैप्टर 173 स्टार्ट होता है जहाँ पे ग्योमे बोलता है स्टोन ब्रीथिंग, 5th फॉर्म, पर तभी बीच में कोकुशिबो बोलता है मून ब्रीथिंग, 16th फॉर्म, लूनर रेनबो, फ्रैगमेंटेड मून। ग्योमे सोचता है इसकी टेक्निक शुरू की नहीं रही है, आखिर इसके पास कितनी फॉर्म्स है? ये काफी वियर्ड है, वो काफी ज्यादा फास्ट है, मैं अटैक नहीं कर सकता, वो हर चीज पहले ही प्रिडिक्ट कर रहा है। अगर मैंने गलती की तो मेरे हमला करने से पहले ही वो मुझ पर अटैक कर देगा। जैसे ही मैं किसी टेक्निक के बारे में सोचता हूँ तो वो उसे पहले ही प्रिडिक्ट कर लेता है। क्या वो किसी डिवाइन पावर का यूज कर रहा है? ये डीमन क्या देख रहा है? मुझे अपनी सेंसेस को यूज करना होगा। डीमन ह्यूमन की एक इवॉल्व्ड फॉर्म है, जो काम एक डीमन कर सकता है वो एक ह्यूमन भी कर सकता है। ब्रीथिंग टेक्निक से एक ह्यूमन एक डीमन जितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। मेरी ये आंखें जो कुछ नहीं देख सकती वो लोगों के दिलों को देख सकती हैं, मैं धोखा नहीं खा सकता। ग्योमे यहाँ पे फुल फोकस से कोकुशिबो की तरफ देखता है और हम देखते हैं ग्योमे
ग्योमे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस कर लेता है और उसे कोकुशिबो के सारे ऑर्गन्स नजर आने लगते हैं। वो सोचता है ये क्या है, मुझे एक क्लियर इमेज दिखाई दी, क्या ये सच में? और यहाँ पर भाई ग्योमे ने अंधे होने के बाद भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस कर लिया। भाई दिस इज वाइल्ड। मुइचिरो सोचता है उसके अटैक्स की रेंज में जाना होगा, एक पल के लिए ही सही, लेकिन अगर मैं उसकी मूवमेंट को रोक दूं तो हिमेजिमा सान और शिनाजुकावा सान उसकी गर्दन काट देंगे। मैंने अपना एक हाथ खो दिया है और मेरा खून बह रहा है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मुइचिरो आगे बढ़ने लगता है। ग्योमे बोलता है शिनाजुकावा, और यहाँ पर ये एक सिग्नल था और ये तीनों कोकुशिबो की तरफ बढ़ने लगते हैं। मुइचिरो सोचता है वो मेरे प्लान के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। कोकुशिबो सोचता है कि इनके पास और कोई चांस नहीं है मेरे ऊपर एक साथ अटैक करने के अलावा। ठीक है, मैं इनसे एक साथ ही निपट लूंगा। मून ब्रीथिंग 14th फॉर्म कैलामिटी हेवंस फून क्राइसिटी मून। मुइचिरो सोचता है अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, उसके अटैक रेंज के अंदर जाओ, उसके अटैक के नीचे से। तभी यहाँ पे ग्योमे अपनी जुजु बीड कोकुशिबो पर फेंकता है। कोकुशिबो सोचता है क्या उसने ये अपनी चेन्स के साथ फेंकी, ये मेरी नजरों से कैसे बच गई? साने में कहता है डस्ट विर्ल वाइंड स्लाइस, और कोकुशिबो इसे डॉच कर लेता है। ग्योमे उस पर अटैक करता है और वो कोकुशिबो के राइट शोल्डर और साथ उसके पूरे हाथ को ही उड़ा देता है। तुम सोच रहे होगे भाई ग्योमे इतनी जल्दी से और एकदम से कैसे अटैक्स करने लग गया इतने अच्छे? तो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की हेल्प से। और कोकुशिबो भी यहाँ पर यह चीज समझ आता है कि इसने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड एक्सेस कर लिया है। और तभी मुइचिरो यहाँ से इसके अटैक्स के अंदर से घुसता हुआ उसके अंदर अपने ब्लेड को घुसा देता है, और ये करते हुए यहाँ पे मुइचिरो का एक पैर भी कट जाता है। कोकुशिबो सोचता है इसने मेरे अटैक्स को डॉच कर लिया और अपने जख्मों को भी संभाल लिया। उस आदमी की जुजु बीड ने मेरी स्पीड को स्लो कर दिया। क्या ये भी वही दुनिया देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? और इधर मुइचिरो भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को एक्सेस कर लेता है। भाई क्या हो रहा है इनकी फाइट के अंदर? कोकुशिबो सोचता है तो ये आदमी भी उसी दुनिया को देख रहा है, इसने उसे इसी फाइट के अंदर एक्सेस किया होगा। और ऊपर से ये आदमी मेरी आंखों के बारे में भी सोच रहा है, वो अपने ब्लड फ्लो को मैनिपुलेट करके मेरे अटैक्स को डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब ग्योमे यहाँ पे अपना फुल माइंड यूज कर रहा है। कोकुशिबो सोचता है कि इस लड़ाई के अंदर बहुत सी अनप्रिडिक्टेबल चीजें हुई हैं, पर किसी का भी ब्लेड मेरी गर्दन तक नहीं पहुंच पाया। मैं इनके सभी प्लान्स को समझ लूंगा और इनका मतलब ही खत्म हो जाएगा। मून ब्रीथिंग 16th फॉर्म, इसे जाने मत दो, इसे जाने मत दो, चाहे मेरे टुकड़े ही क्यों ना हो जाएं। गेनिया जल्दी से शूट करो, मेरी फिक्र मत करो। और फाइट में वापस आने से पहले मुइचिरो ने गेनिया से बोला था कि अगर मैं अपर मून की मूवमेंट्स को रोक दूं तो तुम बिना डरे हम दोनों पर अटैक कर देना। और इधर गेनिया भी एक पूरा डीमन बन चुका है और इसकी जो गन है उसके ऊपर भी कोकुशिबो के ब्लेड जैसा डिजाइन आ गया है और आंखें भी आ गई हैं। यहाँ पे गेनिया अपनी गन से शूट करता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। चैप्टर 174 स्टार्ट होता है जहाँ पे कोकुशिबो सोचता है ये क्या है, मैंने इन बुलेट्स को अपने ब्लेड से दूर किया लेकिन ये वापस घूमकर मेरे पास आ गई और ये कोकुशिबो की बॉडी के अंदर घुस जाती हैं। और वो गेनिया की तरफ देखता है और सोचता है कि इसकी अपीयरेंस चेंज हो गई है। और तभी कोकुशिबो की बॉडी के अंदर से काफी सारे ट्री ग्रो हो जाते हैं और वो उसे वहां पे जकड़ लेते हैं। कोकुशिबो सोचता है ये क्या है, मैं हिल नहीं पा रहा, ये सच में एक ब्लड डीमन आर्ट है। और वो समझ जाता है कि गेनिया ने उसके कटे हुए बॉडी पार्ट्स को अब्सॉर्ब कर लिया है। सानमे और ग्योमे कोकुशिबो के पास पहुंच चुके थे। कोकुशिबो सोचता है ये इरिटेशन मेरी पूरी बॉडी में हो रही है, मेरी जिंदगी खतरे में है, ये फीलिंग मुझे इससे नफरत है, ये मुझे 400 साल पहले की याद दिलाता है। तभी हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे फुल मून था और कोकुशिबो खड़ा हुआ था। कोकुशिबो बोलता है उस रात रेड मून था और मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरा छोटा भाई अब बूढ़ा हो चुका था और वो मेरे सामने था। और तभी यहाँ पे हमें सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील किया जाता है। कोकुशिबो बोलता है मेरा ट्विन ब्रदर सुकीगुनी योरिची। कोकुशिबो बोलता है आखिरी बार हम 60 साल पहले मिले थे, इसीलिए योरिची अब 80 साल का हो चुका था क्योंकि वो एक ह्यूमन है। कोकुशिबो योरिची से कहता है इम्पॉसिबल, तुम कैसे जिंदा हो, हर कोई 25 साल से पहले मर जाता है, सिर्फ तुम ही जिंदा क्यों बचे। योरिची कहता है ये मेरे दिल को दुख देता है भाई, ये बूढ़ा आदमी जिसे मैं भाई कहता था वो मेरी फिक्र कर रहा था, फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आया। जिस आवाज ने मुझे भाई कहा वो काफी भारी थी। मेरा छोटा भाई योरिची जिसने कभी कोई इमोशन शो नहीं किया वो जिंदगी में पहली बार रो रहा था। मैं बस हैरान और परेशान था। अब मुझे अपनी इंसानी जिंदगी के बचे
हुए दिनों को काटना था। ये बूढ़ा आदमी जिसके अंदर ताकत नहीं बची थी। जब तक वो एक डीमन स्लेयर है वो मेरा दुश्मन है। अगर वो मुझ पर अटैक करेगा तो मुझे उसे मारना होगा। पर मेरी ये सारी फीलिंग्स एक पल में दूर हो गई। योरिची यहाँ पे बैटल स्टैंस लेता है और उसके अंदर से डेडली ऑरा निकलने लगता है। और योरिची ने यहाँ पे सिर्फ स्टैंस लिया है जिसकी वजह से हवा का प्रेशर बढ़ चुका है। और यहाँ पे योरिची एकदम से कोकुशिबो पर अटैक करता है और वो लगभग कोकुशिबो की गर्दन को काट ही देता है। कोकुशिबो सोचता है आखिर क्यों तुम्हें ही सबसे ज्यादा स्पेशल होना होता है। मार्क होने के बाद भी तुम लंबा जिए। तुम्हारी स्पीड और टेक्निक में कोई डिफरेंस नहीं आया। बूढ़े होने के बाद भी वो सभी 60 साल पुरानी मेमोरीज वापस आ गई। तुम इकलौते हो जिस पर नेचर के रूल्स काम नहीं करते। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। और कोकुशिबो यहाँ पे ये तक बोल देता है कि अगर उसका अगला अटैक आया तो मैं खत्म। पर योरिची अगला अटैक कभी लॉन्च कर ही नहीं पाया क्योंकि अपनी एज के चलते योरिची अपने पैरों पर खड़े खड़े वहीं पर ही मर गया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है एंड। चैप्टर 175 स्टार्ट होता है जहाँ पे कोकुशिबो सोचता है कि अगर योरिची ने एक बार और भी सांस लिया होता तो मैं खत्म। मैं एक डीमन बना क्योंकि मैं लंबा जीना चाहता था। फिर भी कई सालों बाद वो हार मुझे अभी भी याद रही। अब योरिची भी मर गया था। मेरे नसीब में एक अच्छी मौत भी नहीं थी। पूरी हिस्ट्री का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन अब नहीं रहा था और अब मैं किसी से भी नहीं हार सकता था। मेरा जीत को चुनना और इस हद तक जाना कि मैंने अपनी ऐसी फॉर्म बना ली। प्रेजेंट में कोकुशिबो चिल्लाता है और उसकी पूरी बॉडी से स्लैशेस निकलने लगते हैं। ग्योमे और सानमे इन्हें डॉज कर लेते हैं पर यहाँ पे एक स्लैश मुइचिरो को लगता है और वो बीच में से पूरा कट जाता है और एक स्लैश गेनिया को लगता है और वो भी कट जाता है और इन दोनों के ही 2 टुकड़े हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि कोकुशिबो की पूरी बॉडी में से ब्लेड्स निकल आते हैं। मुइचिरो सोचता है हम एक ब्लेड से परेशान थे और इसने काफी सारे निकाल लिए। और भाई यहाँ पे मुइचिरो की जो लेग्स हैं वो उसके बॉडी पार्ट से बिल्कुल ही अलग हो चुकी हैं। और यहाँ पर ग्योमे और सानमे रुकते नहीं है, वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने आते हैं। मुइचिरो सोचता है ये दोनों आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, मैं इन्हें मरने नहीं दे सकता। मुजान भी अभी बाकी है, मुझे इन दोनों को बचाना होगा। एक और टेक्निक, कोई तो टेक्निक होगी। वो अपनी स्वॉर्ड को फुल जोर से पकड़ता है और तभी यहाँ पे मुइचिरो का ब्लेड रेड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है जिससे कोकुशिबो को काफी पेन फील होता है। अगर तुम्हें नहीं पता ये क्या है तो ये रेड निचिरिन ब्लेड है। भाई मुइचिरो ने यहाँ पे रेड निचिरिन ब्लेड को भी एक्सेस कर लिया और कोकुशिबो के ऑर्गन्स अंदर से जलने लग जाते हैं। सानमे उसकी गर्दन पर अटैक करता है पर वो उसे खरोंच भी नहीं लगा पाता। गेनिया सोचता है मेरी बुलेट्स अभी भी उसकी बॉडी में हैं। ब्लड डीमन आर्ट। और तभी कोकुशिबो की पीठ में से एक ट्री निकल आता है। उसके बाद ग्योमे अपनी आयरन बॉल को उसकी गर्दन के ऊपर फेंकता है। कोकुशिबो यहाँ पे जोर से चिल्लाता है। ग्योमे अपनी एक्स को उसकी गर्दन के नीचे से फेंकता है। मेरी टेक्निक बाहर नहीं आ रही, ये इस ट्री की वजह से है। ये खुद को उगाने के लिए मेरे खून को अब्सॉर्ब कर रहा है। ये रेड ब्लेड है, एक रेड ब्लेड बिल्कुल वैसा जैसा योरिची का था। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे कोकुशिबो योरिची से पूछता है कि तुम किसे अपना सक्सेसर बनाओगे। कोई भी इतना पावरफुल नहीं है, इसीलिए कोई भी हमारी ब्रीथिंग टेक्निक्स को इनहेरिट नहीं कर पाएगा। हमारी परफेक्ट टेक्निक्स इस दुनिया से चली जाएंगी। योरिची कहता है भाई हम इतने भी बड़े नहीं हैं जितना तुम सोचते हो। हम बस इंसानियत की हिस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा हैं। क्या पता जो हमसे भी ताकतवर हो वो बस एक रोता हुआ बच्चा हो। फिर भी वो सब एक ही जगह पर आ जाएंगे। ये टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपनी जिंदगी सुकून से खत्म करनी चाहिए। प्रेजेंट के अंदर सानमे ग्योमे की आयरन बॉल पर जोर से अपनी स्वॉर्ड को मारता है और ये दोनों भी रेड ब्लेड्स को एक्सेस कर लेते हैं। मुइचिरो सोचता है स्टील के आपस में टकराने से रेड ब्लेड आ गया। योरिची बोलता है क्या तुम इस एक्साइटमेंट को फील कर सकते हो मेरे भाई। जो बच्चे हमारे बाद इस दुनिया में आएंगे वो एक दिन हमें भी सरपास कर देंगे। और यहाँ पर यही चीज होती है। ये सारे मिलकर फाइनली कोकुशिबो की गर्दन को उड़ा देते हैं और चैप्टर हो जाता है एंड। मुझे पता है यार मैंने तुम्हें बहुत बड़े क्लिफ हैंगर पे लाके छोड़ दिया है। अब तुम वेट करो यार, वीडियो बनाने में टाइम लगता है, एडिटिंग सब चीजों के अंदर। ये सारी बातें छोड़ो, वीडियो तुम्हें कैसी लगी
लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी से बता देना। और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं 2 और मांगास के ऊपर काम कर रहा हूँ, तुम गैस करो वो कौन सी मांगास होंगी, उनकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। बाकी अगर तुम्हें किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी से बता सकते हो। अगर तुम और वीडियोस देखना चाहते हो, यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन के ऊपर कुछ नजर आ रही होंगी, क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा।